मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जूनियर एडिक सहायक अध्यापक की जो वैकेंसी है उसका जो है हम प्रैक्टिस सेट साइंस का जो प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। आपको स्वयं को चेक करना है कि हम इसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपको अपना अटेम्प्ट को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मैंने यहाँ पर अनिवार्य विषय का जो सिलेबस है मेरे प्यारे दोस्तों उसको दे रखा है। सामान्य विज्ञान का भी सिलेबस है, हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये रीजनिंग का पूरा सिलेबस है। फिर हमने गणित का यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। आफ्टर दैट ये आगे चल के आप देख सकते हैं साइंस का पूरा सिलेबस हमने दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर एडिट सहायक अध्यापक की जो वैकेंसी है उसमें जो साइंस का सिलेबस है ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन पहला है कि कोशिका नियंत्रण केंद्र है। पहला माइक्रोकांडिया, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा गोल्जी बॉडी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसका कौन सा राइट आंसर? बी इज राइट आंसर। माइटोकांड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल किस रंग का होता है? पहला काला, दूसरा लाल, तीसरा सफ़ेद, चौथा हरा। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्लोरोफिल किस कलर का होता है? हरे रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है कहलाता है। कह रहा है कि वह ताप जिस पर लौह चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे उत्क्रमण ताप बोलते हैं, उसे बायल ताप बोलते हैं, उसे क्यूरी ताप बोलते हैं, उसे केल्विन ताप बोलते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों उसको क्यूरी ताप कहते हैं। वह ताप क्यूरी ताप वह ताप होता है जिस पर लौह चुंबकत्व समाप्त हो जाता है और पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइड अयस्क जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड अशुद्धता के रूप में अत्यधिक हो उसकी शोधन प्रक्रिया कहलाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों Al2O3.2H2O ऑक्साइड जो है और हमारा सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 अशुद्धता के रूप में अत्यधिक हो तो उसका शोधन प्रक्रिया कहलाती है। बेयर प्रक्रिया के द्वारा, हाल प्रक्रिया के द्वारा, सर्पिक प्रक्रिया के द्वारा, हुब्स विद्युत अपघटनी प्रक्रिया के द्वारा। तो ये सर्पिक प्रक्रिया के द्वारा शोधन किया जाता है। तो सी इज राइट आंसर। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है या आप गूगल सर्च के कहीं से भी सर्पिक प्रक्रिया के विषय में आप लिखें। ठीक है, सर्पिक प्रक्रिया क्या होती है इसके विषय में आप अध्ययन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? पहला ऑक्जेलिक, दूसरा एसिटिक, तीसरा फार्मिक, चौथा मैलिक। तो मेरे प्यारे दोस्तों स्याही का दाग मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आपको ऑक्जेलिक अम्ल किस में मिलता है? टमाटर में मिलता है। फार्मिक अम्ल कहाँ मिलता है? चींटी में मिलता है। एसिटिक अम्ल कहाँ मिलता है? सिरिका में मिलता है। मैलिक अम्ल कहाँ पर मिलता है? सेब में मिलता है। अगर पूछें चलिए ठीक है, सिट्रिक अम्ल कहाँ मिलता है? तो नींबू को मिलता है। अगर पूछे लैक्टिक अम्ल कहाँ मिलता है तो आप कहेंगे वो दूध में मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें प्लाज्मा झिल्ली फास्फोरिक एसिड किसकी? फास्फोरिक एसिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए फास्फोलिपिड की, लिपोप्रोटीन की, फास्फोलियोप्रोटीन की, फास्फोप्रोटीन की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए? इसका राइट आंसर होगा सी इज राइट आंसर, फास्फोलिपोप्रोटीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा राइट आंसर होगा? सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चालनी पट्टी का एक भाग है। पहला एथाम्बियम का, दारूजाइलम का, वल्कुट कार्टेक्स का, पोसवा फ्लोएम का। तो आपको पहले पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों जो पोसवाह के हैं उसके कितने भाग हैं। तो पोसवाह के जिसको फ्लोएम बोलते हैं इसके 4 भाग हैं।
4 भाग हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला चलनी, जिसको बोलते हैं चालनी, और चालनी को बोलते हैं सीव ट्यूब। क्या बोलेंगे? सीव ट्यूब। दूसरा होगा सहकोशिकाएं, थोड़ा हम अस्थायी रूप से लिखेंगे। दूसरा होगा सहकोशिकाएं, इसी को बोलते हैं कंपेनियन सेल। और तीसरा जो मेरे प्यारे दोस्तों होगा वो होगा पोषवाह मृदुतक, इसी को बोलते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। और जो चौथा होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो होता है पोषवाह रेशे। क्या होता है? पोषवाह रेशे, इसी को कहते हैं फ्लोएम फैब्रिक्स। क्या बोलते हैं? फ्लोएम फैब्रिक्स। तो मैंने सब चीज़ें बता दी। पोषवाह के 4 भेद होते हैं, 4 जो है इसके भाग होते हैं: चालनी, सहकोशिकाएं, पोषवाह मृदुक, पोषवाह रेशे, जिसको बोलते हैं सीव ट्यूब, कैम्पेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, उसके बाद फ्लोएम फैब्रिक्स। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि दारू के कितने होते हैं? दारू जिसको हम बोलते हैं जाइलम, तो जाइलम के मेरे प्यारे दोस्तों इसके भी 4 होंगे। कितने होंगे? 4 होंगे। पहला वाहिनिकाएं, उसके बाद वाहिकाएं, उसके बाद आपका मृदुतक, दारू मृदुतक, और चौथा जो होगा वो दारू रेशे, जिसको इंग्लिश में कहेंगे पहला ट्रेचिड्स, उसके बाद वेसल्स, उसके बाद जाइलम पैरेन्काइमा, उसके बाद जाइलम फैब्रिक्स। तो ये किसके भाग होते हैं? ये हमारे दारू के भाग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा चालनी पट्टिका किसका भाग होता है? तो चालनी पट्टिका मेरे प्यारे दोस्तों पोषवाह का भाग होता है। डी इज राइट आंसर। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में अछिया मदद करती है। अछिया मतलब आप देखते होंगे आलू में को जब आलू को हम रोपते हैं, जब हम उसको पैदा करने की कोशिश करते हैं, जब उसको हम आलू को जब हम काट काट करके क्या करते हैं, काट करके जब हम आलू को बोने का काम करते हैं, तो आप देखते होंगे आलू में क्या होता है, आलू में सफ़ेद रेशे निकल जाते हैं, उसी को अछिया कहते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि आँख आ गया है। तो आँख आ गया है मतलब ये आलू में अछिया मदद करती है। तो कायिक जनन के लिए मदद करती है, यौन जनन के लिए, खाद्य सामग्री के भंडारण में, कंद के सौंदर्य के लिए। तो ये जो आँख जिसको बोलते हैं, आलू में जो आँख मदद करती है, जिसको अछिया मदद करती है, वो कायिक जनन के लिए मदद करती है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुअंडपी मल्टीकार्पेलरी वियुक्तांडपी एपोकार्पेस जायांगिता जायनोसियम के किस किस्म का फल प्राप्त होता है? पहला गुच्छेदार, दूसरा साधारण, बहुखंडी, संयुक्त। राइट आंसर गुच्छेदार, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अतिवर्धन का अर्थ है। अतिवर्धन का मतलब है वह अत्यधिक बढ़ जाना। ठीक है, तो पहला है किसी कोशिका के आकार में वृद्धि, पेशी की अत्यधिक गतिशीलता, अतिलोलुपतापूर्ण खानपान, कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। तो मेरी प्यारे दोस्तों, कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि अतिवर्धन कहलाता है। तो डी इज राइट आंसर। शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता एकत्र होती है? तो आपको पहले पता है कि एडेक, जिसको विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि बी और सी विटामिन ये पानी में घुलनशील होते हैं। अब आपको बताना है कि विटामिन ए की अधिकता एकत्र कहाँ होती है? तो वृक्क में, अग्नाशय में, यकृत में, तिल्ली में। तो ये मेरी प्यारे दोस्तों यकृत में एकत्र होती है। और ठीक है, तो इसका राइट आंसर लीवर। ठीक है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है? तो आप पहले जान लीजिए CO2 की जो मात्रा होती 0.036, N2 की, नाइट्रोजन की जो मात्रा होती 78.95, और जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है 20.795।
और ये जो है 7 8 होगा। ठीक है, अन्य जो है बाकी अदर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा CO2 पूछ रहा है, CO2 0.06 होता है, तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि सारी बर्फ पिघल जाए तो जल का तल होगा। आपको मैंने बताया है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत से किसी वस्तु का जितना भार होगा उतना ही जल विस्थापित होता है, मतलब इसमें कोई भी इसके तल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अपरिवर्तित रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड हैं? तो आपको पता है कि जो ग्रुप हैं, कौन से ग्रुप, 3rd A और 4th A के जितने भी एलिमेंट हैं, इनके जो ऑक्साइड होंगे वो मेरे प्यारे दोस्तों उभयधर्मी होते हैं। क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं, जिसे बोलते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, एम्फोटेरिक होते हैं। तो आपको SI2 क्या होगा? अच्छा, SnO2 ये भी तो है, कैल्शियम में SiO2 आपको याद कर लेना चाहिए। ये थोड़ा सा सब नहीं होगा, इसमें Al2O3 सब नहीं होगा, सॉरी, Al2O3 उसके बाद SiO2, इन दोनों को याद कर लीजिए। मैक्सिमम इन्हीं दोनों में से पूछे जाते हैं, Al2O3 और SiO2। ठीक है, ये दोनों के दोनों उभयधर्मी गुण व्यक्त करते हैं। ठीक है, SnO2 अगर बात करें तो ये उभयधर्मी होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा हम भी कन्फ्यूजन में, लेकिन जो 3rd और 4th ग्रुप होते हैं इसके ऑक्साइड लगभग जो है वो एम्फोटेरिक अपना गुण प्रदर्शित करते हैं। इसका जो C इज़ राइट आंसर। मैक्सिमम जो आपसे आंसर पूछा जाता है Al2O3 और SiO2। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये दोनों के दोनों मेरे प्यारे दोस्तों क्या व्यक्त करते हैं? उभयधर्मी व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा C इज़ राइट आंसर। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? बहुत बार मैंने बताया, इसके पहले भी बताया, D इज़ राइट आंसर। फॉर टार्टेरिक अम्ल मेरे प्यारे दोस्तों इमली पे पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला वगैरह में पाया जाता है, विटामिन C जिसमें पाया जाता है। आपको लैक्टिक अम्ल कहे तो मिल्क में, दूध में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल और कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं। तो आपको पता है कि शैवाल और कवक मिल करके मेरे प्यारे दोस्तों लाइकेन का निर्माण करते हैं और ये सहजीवी होते हैं, तो बी इज राइट आंसर। जो मार्केंसिया और रिक्सिया हैं ये मेरे प्यारे दोस्तों ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। आपको बताना है फ्यूनेरिया किसका उदाहरण है। फाइकस में परागकण होता है। फाइकस का जो मतलब हुआ, इसी फाइकस को हम कहते हैं बरगद। क्या कहते हैं? बरगद। ठीक है, ये बरगद में जो परागकण होता है बताइए, कीड़ों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, चिड़ियों के द्वारा। तो बरगद में जो परागकण होता है वो मेरी प्यारे दोस्तों कीड़ों के द्वारा होता है। जो बरगद में पोलिनेशन होता है, परागण होता है, वो किसके द्वारा होता है? वो कीड़ों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता को मानचित करने का उपकरण निम्न में से कौन है? तो आर्द्रता को किससे हम डिनोट करते हैं, किससे मापते हैं? पहला थर्मोस्टेट से, पायरोमीटर से, हिप्सोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। तो इसको जो मापते हैं मेरे प्यारे दोस्तों उसको हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर मापा जाता है। क्या मापा जाता है? हाई टेम्परेचर मापा जाता है। और थर्मोस्टेट आपको पता है हिप्सोमीटर से ऊंचाई को मेजर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9, तो उनके वेगों का अनुपात बताइए। आपको कह रहा है कि m1 = m2 और k1 और k2 का जो अनुपात है 4:9 है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए mv² अपान हाफ mv²। हाफ mv कट जाएगा और v1² अपान v2² = 4/9। तो v1 अपान v2 = 2/3, मतलब 2:3 का अनुपात आया। तो बी इज राइट आंसर।
ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। इन्हीं को रेशियो से निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग पहियों पर प्रत्येक प्रतिक्रिया परिवर्तन आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई कार है, ठीक है, इस कार में 4 पहिए हैं। अब आपको इसमें सब में R जो है रिएक्शन लग रहा है जब ये विराम अवस्था में है। इसका मतलब आपको 3 चीज़ें समझनी है। जब पहिया चलने लगेगा तो इसको विराम में जो घर्षण बल लग रहा है, इसी को कहेंगे घर्षण बल। तो घर्षण बल 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्थैतिक जिस घर्षण बल, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। दूसरा होता है मेरे प्यारे दोस्तों सीमांत, और तीसरा होता है गतिज। सीमांत को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रैक्शन फोर्स, और डायनेमिक घर्षण उसके बाद स्टैटिक्स फ्रैक्शन। तो मेरी प्यारे दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो होता है वो सीमांत होता है, और सबसे कम जो घर्षण बल होता है वो कौन सा होता है, वो होता है गतिज घर्षण बल, ठीक है। अगर पूछ ले कि आपसे सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, वो सीमांत होता है, तब जा कर के स्थैतिक होता है, तब जा कर के गतिज होता है। तो आपको आप अब बताइए, स्थैतिक में जो R लग रहा है और गतिज में तो कौन अधिक, कौन कम होगा, कौन ज़्यादा होगा? तो स्थैतिक वाला R अधिक होगा और गतिज वाला R कम होगा, ठीक है। बात समझ गए कि नहीं? स्थैतिक में ज़्यादा रिएक्शन लगेगा, ज़्यादा घर्षण बल लगेगा, जबकि गतिज में कम घर्षण बल लगेगा। इसका मतलब गति में R का मान जो होगा वो कम होगा। बात समझे कि नहीं आप? मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो R कम होगा, B इज राइट आंसर। समझे कि नहीं आप? अगर स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण, गतिज घर्षण आप समझ रहे हैं तो ये बात आपको पता है कि R का मान अधिक होगा कि कम होगा, ये बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? पहला सिक्रेटिन, प्रोलैक्टिन, एमाइलेज और पैथोजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों डी होगा। बीमारी फैलाने वाले जो एजेंट होते हैं वो पैथोजन होते हैं। अब पैथोजन याद कैसे करेंगे? आप देखते होंगे जो ब्लड वगैरह टेस्ट होता है उसको पैथोलॉजी बोलते हैं, पैथोलॉजी बोलते हैं। जब पैथोलॉजी बोलते हैं इसका मतलब हुआ, आप याद कर लीजिए, जो बीमारी फैलाने वाले एजेंट होंगे वो क्या होंगे? पैथोजन होंगे। पैथोलॉजी से आप याद कर लीजिए पैथोजन, ठीक है। और एमाइलेज क्या है? ये एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। और जबकि सिक्रेटिन और प्रोलैक्टिन ये मेरे प्यारे दोस्तों हार्मोन्स हैं। क्या है? हार्मोन्स हैं, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी आपको पता होना चाहिए कि ये प्राथमिक उत्पाद होते हैं। कौन सा होता है? प्राथमिक उत्पाद होते हैं, पेड़ पौधे इत्यादि। निम्नलिखित में एसआई यूनिट कौन सुमेलित नहीं है? पहला कार्य जूल है, बल न्यूटन है, द्रव्यमान की ग्रह दाब डाइन है। दाब का मात्रक मेरे प्यारे दोस्तों पास्कल होता है, पास्कल होता है। जबकि आपको पता है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में, हरा प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीला प्रकाश में। आपको ये पता होना चाहिए E = hc/λ। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसकी ऊर्जा कम, जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसकी ऊर्जा अधिक। तो आपको ये पता होगा प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। विब जी योर, ठीक है। इसी को बोलते हैं वैजानी पिनाला, वैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो लाल का जो तरंगदैर्घ्य होता है मेरे प्यारे दोस्तों सबसे अधिक होता है, जबकि बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। तो इसमें देखिए बैगनी दिया नहीं है, बैगनी के बाद जो है जामुनी भी नहीं दिया, उसके बाद नीला दिया है। तो नीला इज राइट आंसर, क्योंकि इन सब में जो है सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य है वो नीले प्रकाश की है। और नीले प्रकाश की जब तरंगदैर्घ्य
क्या होगा, नीले प्रकाश की जब तरंग दैर्घ्य कम है तो उसकी ऊर्जा अधिक होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इधर से वैजानी पिनाला से इधर जाने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है। ठीक है, बैगनी का सबसे कम, फिर जामुनी, उससे अधिक जामुनी, फिर नीला, फिर हरा पीला, सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होगी वो मेरी प्यारे दोस्तों लाल की होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने का प्रयोग करता है, प्रकाश तरंगों के माध्यम से, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, कर्णातीत तरंगे। तो मेरी प्यारे दोस्तों आपको पता है कि रडार जो फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो ये किस पे बेस होता है, रेडियो तरंगा पर बेस होता है। तो बी इज राइट आंसर। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है। तो कह रहा है प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जाता है। आयनन विनिमय रेजिन तकनीक द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट अपघटन तकनीक द्वारा, उत्क्रमण परासरण विधि द्वारा, बहुलक अतिशोषक द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आयन विनिमय रेजिन द्वारा। इसके द्वारा धातुओं का शुद्धिकरण भी किया जाता है और यह शुगर मिलों में भी प्रयोग किया जाता है। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में हाइड्रोजन जब जलती है तब पैदा होती है। अरे भाई साहब, अगर हाइड्रोजन जलेगी तो ऑक्सीजन के साथ तो H2O होगा ना। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा H2O, जल इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता, पहला हाइड्रोजन, दूसरा कोयला, तीसरा डीजल, चौथा केरोसिन। तो मेरी प्यारे दोस्तों हाइड्रोजन इज राइट आंसर। हाइड्रोजन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है। पाश्चीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। पाश्चीकरण की प्रक्रिया में दूध को कब तक गर्म किया जाता है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड 10 मिनट तक, 63 डिग्री सेंटीग्रेड 20 मिनट तक, 63 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट तक, 72 डिग्री सेंटीग्रेड 10 मिनट। तो जो होता है 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेरी प्यारे दोस्तों 30 मिनट तक गर्म करते हैं और अचानक से ठंडा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अचानक से ठंडा कर देते हैं। तो इसी को हम पाश्चरीकरण प्रक्रिया करते हैं, जिसके कारण जो हानिकारक विषाणु होते थे, जीवाणु होते हैं, वो सारे के सारे मर जाते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि Na सोडियम बाइकार्बोनेट दूध में मिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि अम्लीयता को कम करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, जिसके कारण दूध वगैरह फटता नहीं है और दूध ज़्यादा टाइम के लिए टिकाऊ हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी इज राइट आंसर। दहन एक है जैविक प्रक्रिया, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, जैविक और भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया। तो मेरी प्यारे दोस्तों जो हमारा दहन एक प्रक्रिया होती है, ये रासायनिक प्रक्रिया होती है। दहन कौन सी प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। जिसका आप समझ लीजिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा उसकी फोकस दूरी ज़्यादा। ठीक है, जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा उसकी फोकस दूरी ज़्यादा। ठीक है, तो आपको पता है कि लाल का सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, लाल इज राइट आंसर। अगर पूछता सबसे कम फोकस दूरी किस रंग की होगी, किस प्रकाश की, तो बैगनी की सबसे कम होगी, सबसे कम। अगर सबसे अधिक पूछे मेरे प्यारे दोस्तों तो लाल की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल 100 न्यूटन का लंबवत बल लगा है तो तल पर दाब होगा। आपको पता है P = F/A, F = 100 न्यूटन। अब मेरे प्यारे दोस्तों 10 वर्ग सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में बना देंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब ये कट के हो जाएगा 10 गुना में 10⁻10 10 सेंटीमीटर 10 दूना, ठीक तो है।
ठीक तो है, 10 घाते माइनस 4 होगा तो ये हो 10 घाते प्लस, तो 10 घाते 5 हो गया, तो 10 घाते 5 नहीं समझ पाए क्या? देखिए P इक्वस टू एफ बाई ए। अब इसी को वर्ग सेंटीमीटर को 10 वर्ग सेंटीमीटर को मैंने वर्ग मीटर में बनाया है, तो 10 गुना में 10 घाते माइनस 4 वर्ग मीटर होगा। कैसे होगा? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो वर्ग मीटर कह रहा है तो 100 1 बटा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ग मीटर में बदल जाएगा और इसी को बदल देंगे तो ए इज राइट आंसर आ जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? मंद चालक नहीं है इसका मतलब चालक है, मंद चालक नहीं है इसका मतलब चालक है, इसका मतलब सुचालक है। अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए, एक चीज़ पता होना, धात्विक गुण जो धातुएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा सुचालक होती हैं। आपको पता होना चाहिए आवर्त में इधर से इधर जाने पर जो धात्विक गुण होता है वो घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। तो आपको देखिए सल्फर, उसके बाद कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, सल्फर के बाद इसमें कह रहा है ब्रोमियम और उसके बाद सिलीनियस फास्फोरस। तो आपको यहाँ देखिए सल्फर है, उसके बाद सल्फर के नीचे जो है सिलीनियस है और उसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पर फास्फोरस है। ठीक है, और आपको फिर कह रहा ब्रोमीन, देखिए यहाँ पर ब्रोमीन है। आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो ऐसे आपको मिलेगा। अब देखिए सल्फर, ये फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, सिलीनियम हुआ और ब्रोमियम हुआ। ब्रोमियम मेरे प्यारे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अगर पूछेगा, देखिए इधर इस तत्व इसमें जो है इन सेलेनियम और ब्रोमियम में सबसे ज़्यादा चालक कौन होगा? सबसे ज़्यादा चालक कौन होगा? सबसे ज़्यादा जो चालक होगा वो सिलीनियम होगा और ब्रोमियम होगा। तो सबसे ज़्यादा चालक इनमें कौन होगा? सिलीनियम और ब्रोमियम में, सिलीनियम और ब्रोमियम में आप बताइए। ब्रोमियम जो होता है, इस ब्रोमियम का धात्विक गुण घटता है तो ये कम होगा और सिलीनियम ज़्यादा होगा। अगर इनमें फास्फोरस और सल्फर में कहे तो क्योंकि इसके ऊपर है तो इसका और कम होगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? सिलीनियम का होगा। सबसे ज़्यादा जो चालक होगा वो सिलीनियम होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी इज़ राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो बताया हूँ उसको आप समझ लिए हो, क्योंकि लेफ्ट से राइट आवर्त में जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। अगर इसी कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो ये बात पक्की है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में किसका न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तांबा, हाइड्रोजन। H1 इसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो सी इज राइट आंसर। एक तत्व यक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। यक्स भाई साहब के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन किससे होगा? इनको 4 से जुड़ जाएगा, 4 से जुड़ जाएगा तो यक्स H4 इसका फार्मूला होगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटासिड होते हैं। एंटासिड का प्रयोग कब किया जाता है? जब हमारे पेट वगैरह में अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम बेस का उपयोग करते हैं, बेसिक का प्रयोग करते हैं, जिससे अम्ल जो है ये दोनों रिएक्शन करके, अम्ल और बेस रिएक्शन करके न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल हो जाते हैं तो पेट वगैरह हमारा दर्द करने लगता है, दर्द करता है, एसिड ज़्यादा हो जाता है तो दर्द करता है। तो जब हम बेस मिला देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? पेट वगैरह दर्द करना बंद कर देगा। तो भस्म, अम्ल, बफर, लवण, तो किसका प्रयोग करते हैं? बेस का प्रयोग करते हैं, भस्म का प्रयोग करते हैं। तो ए इज राइट आंसर। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाली एक्वेरेजिया निम्नलिखित में से मिलाया जाता है। तो एक्वेरेजिया मेरे प्यारे दोस्तों HNO3 प्लस HCl 1:3 में मिला करके बनाया जाता है। HNO3 और HCl 3 अनुपात में होगा, HNO3 1 अनुपात में होगा। इसी अनुपात में मिला करके बनाया जाता है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी अनुपात ही पूछ लेता है। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल राइट आंसर। कौन सा इसमें होगा? बी इज राइट आंसर। पीएच मूल्यांकन करता है। आपको पीएच किसका मूल्यांकन करता है? एसिड
और बेस का मूल्यांकन करता है। तो निगेटिव से फोटो बनाने में काम लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता का बिल्कुल गलत बात। किसी घोल के अम्लीय और क्षारीय होने का मूल्यांकन बिल्कुल सही बात है। मूल्यों की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता गलत बात, दूध के से बाकी गलत बात। तो बी इज राइट आंसर। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, यूरोप के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर। सी इज राइट आंसर। और सबसे पहले कौन गए थे? तो ब्रिटिश। सबसे पहले कौन गया था? ब्रिटिश गया था। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इस क्वेश्चन को बताया था। ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की भूपर्टी के थोड़े से ऊपर, धरातल के थोड़ा सा ऊपर जो है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत हो जाती है, जिससे जो परत हमारा जो ताप को परावर्तित करती है, पुनः वो लेयर परावर्तित कर देती है, जिससे तापमान धरातल पर बढ़ जाता है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल गलत बात। जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, बी इज राइट आंसर। जिसमें बंजर परतों पहाड़ियों को हरा भरा किया जाता है, गलत बात। जिसमें गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है, गलत बात। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? पहला, धान का खेत, वन, घास का मैदान, झील। तो वन, झील और घास का मैदान, ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। ठीक है। जबकि धान का खेत यह कृत्रिम है। आपको जानना है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आपसे पूछा जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था, तो आप कहेंगे एजी टांसले साहब ने। किसने दिया था? एजी टांसले ने। अगर हम कहें कि पारिस्थितिकी शब्द किसने सबसे पहले दिया था, तो किसने दिया था? किसने दिया था? हैकल साहब ने दिया था। हैकल साहब ने। अगर पूछें जैव विविधता, जैव विविधता किसने दिया था, तो आप कहेंगे रोजन ने दिया था। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? रोजन ने दिया था। और अगर कहें जैव विविधता के जनक कौन माने जाते हैं, तो लीनियस साहब माने जाते हैं। इतना आप याद कर लीजिए। ठीक है। अगर पूछे पारिस्थितिकी तंत्र किसने, वर्ड किसने दिया था, तो आप कहेंगे है टांसले साहब ने दिया था। अगर सिर्फ इकोलॉजी बोलें, मतलब पारिस्थितिकी बोलें, तो हैकल ने दिया था। अगर इकोसिस्टम बोलें तो एजी टांसले ने दिया था। अगर बायोडाइवर्सिटी शब्द पूछें तो रोंजन ने, और फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहें तो वो लीनियस साहब हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? स्टेंटाइन, फ्रेंसियम, जर्कोनियम और ट्रिटियम। ट्रिटियम को मतलब टाइटेनियम, जो हाइड्रोजन का एक अपस्थानिक है, 1s3। और जर्कोनियम, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, जर्कोनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 40 है। और जो फ्रांसियम है, ये क्या है? फ्रांसियम है। इसका जो परमाणु क्रमांक है कितना है? जो फ्रांसियम है इसका परमाणु क्रमांक 87 है। और जो एस्टेंटाइन है इसका परमाणु क्रमांक 85। तो 82 के बाद जितने भी तत्व आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। जबकि ट्रिटियम मेरे प्यारे दोस्तों ये भी रेडियो एक्टिव है समस्थानिक होने के कारण। तो 40 वाला जो जर्कोनियम है ये रेडियो एक्टिव नहीं है। डी इज राइट आंसर। माउस है एक मेमोरी, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो सी इज राइट आंसर। माउस इनपुट डिवाइस होता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? आपको याद होना चाहिए, विजय भाटकर साहब कहलाते हैं। और इन्होंने परम 8000 का आविष्कार में सहयोग दिया था। तो विजय भाटकर इज राइट आंसर। अगर पूछें कि विश्व का सबसे अच्छा, सबसे प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर कौन है इस समय, तो आप कहेंगे फुगाकू, जो जापान का है। ठीक है। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब, बी इज राइट आंसर। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो अगर यहाँ पर मानव हृदय कह रहा है इसका मतलब, तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगर आपसे पूछे कि मेढक में कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 3 होते हैं। ठीक है। अगर पूछे कि पक्षी वगैरह में कितने होते हैं, तो आप बताइए कितने होंगे। ठीक है।
पक्षी में कितने होते हैं, तो आप बताइए कितने होंगे। ठीक है, यहाँ पे मत्स्य वगैरह में पूछे कितने होते हैं, तो आप बताइए कितने होंगे। ठीक है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा, फफूंदों के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो जो हाइड्रोफोबिया होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो विषाणुओं के द्वारा होता है। इसी का पुराना नाम जो है रेबीज होता है, क्योंकि हाइड्रोफोबिया में पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, पानी की अल्प मात्रा से नहीं, जैसे झील हुआ, तालाब हुआ, नदी हुआ, इन सब से डर लगने लगता है। ठीक है, इसी का नाम रेबीज होता है। और रेबीज किससे होता है? विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका सी इज राइट आंसर। डीपीटी का टीका किसके प्रयोग के लिए किया जाता है? डीपीटी जो है डिप्थीरिया के लिए और पर्ट्यूसिस के लिए और उसके बाद टिटनस के लिए। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। तो इसमें देखिए कौन सा है? डिप्थीरिया, कुक्कुर खांसी को पर्ट्यूसिस कहते हैं, और टिटनस। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं पर पाए जाने वाले 2 कवक होते हैं, काला कीट और स्मट, स्वेट कीट और स्मट, स्वेट कीट और पर्ट कुंचन, काला कीट और सफ़ेद कीट। तो इसका जो राइट आंसर होगा काला कीट और स्मट। क्या होगा? काला कीट और स्मट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम रेशा निम्नलिखित का नाम है? रेयान, कपास, जूट। उपयोग सभी, कुछ लोग उपयोग सभी लगा देंगे, गलत आंसर। कपास और जूट ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, जबकि रेयान मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिफिशियल या कृत्रिम है। तो ए इज राइट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमें उत्साहित करने के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।